तो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म। बैड ब्लड के बाद पहली बार हमें जानने को मिला कि जिमी ऊसो क्या बोलने वाले हैं अपने रिटर्न के बाद, और साथ के साथ केविन ओवेंस की एक्सप्लेनेशन मिली कि कोडी रोड्स पे उन्होंने हील टर्न क्यों करा। बहुत इंपॉर्टेंट स्मैकडाउन थी, काफी सारी ऐसी चीजें जानने को मिली जो कि हम आंसर्स ढूंढ रहे थे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप वीडियो के एंड तक देखते रहें। ये शो स्टार्ट करते हैं सीधे जिमी ऊसो वो आते हैं बाहर और वो बात करते हैं किस तरीके से उनको सोलो सिकुआ ने कई महीनों पहले टेक आउट कर दिया था। वो भाई 6 महीने से शेल्फ पे बैठे थे, वेट कर रहे थे इस मोमेंट का कि कब वो वापस आएंगे, और अब फाइनली लिटिल ब्रदर वर्सेस बिग ब्रदर का टाइम आ चुका है। और वो कहते हैं कि अब ये सिर्फ एक मैच होने वाला है मेरे और सोलो के बीच में, क्योंकि हम उस चीज को यहाँ पे खत्म करना चाहते हैं। लेकिन बाहर आ जाते हैं रोमन रेंस की एंट्रेंस काफी कमाल थी हमेशा की तरह, और वो रिंग में आते हैं और कहते हैं कि यूजुअली जैसे हम चीजें करते हैं ना, आज थोड़ा अलग करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक्नॉलेज करवाते हैं जिमी ऊसो को। और मुझे नहीं पता क्राउड को आज क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन रोमन रेंस ने कुछ बहुत अच्छी लाइनें इस पूरे प्रोमो में बोली, लेकिन रिएक्शन उतना मिला नहीं जितना अच्छा मिलना चाहिए था। और उनमें से ये एक चीज थी। तो रोमन रेंस दोबारा बोलते हैं, भाई मैं एक तो इसको एक्नॉलेज करवा रहा हूं, तो ढंग से इसको एक्नॉलेज तो करो तुम। तो लोग फाइनली शोर मचाते हैं थोड़ा सा, और रोमन फिर बोलते हैं कि देख ना, तो भाई मैं ओल्डर ब्रदर हूं, तो मुझे ये रिवेंज वाली चीज के बारे में कुछ खास पता नहीं कि तू किन चीजों के बारे में बात कर रहा है, सोलो से रिवेंज लेने के बारे में। और वो ये भी कहते हैं कि मैं वाइज मैन भी नहीं हूं, यानी कि मैं तेरे लिए कोई मास्टर प्लान नहीं बना सकता, मैं उस तरीके से सोच नहीं सकता। और ये वाइजमैन वाली लाइन को भी बहुत ज्यादा चीयर मिलनी चाहिए थी, पर इतनी कोई चीयर मिली नहीं। लगता है क्राउड को समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। लेकिन वो कहते हैं भले ही मैं एक ओल्डर ब्रदर और वाइजमैन नहीं हूं, लेकिन मैं ट्राइबल चीफ हूं, यानी कि जो सारी चीजें मेरी हैं, मुझे बिलोंग करती हैं, वो मेरे पास होनी चाहिए। और वो याद करवाते हैं कि कैसे एक पॉइंट पे उनके पास सब कुछ था एज द ट्राइबल चीफ। और वो एक स्टोरी बताते हैं कि कैसे एक बार उन्होंने जिमी को बोला था, भाई जो घर इसको खरीदने हैं, सारे घर खरीदने हैं, तू खरीद सकता है, बिकॉज सारे रिसोर्सेज ट्राइबल चीफ प्रोवाइड कर पा रहा था। लेकिन वो कहते हैं कि ऐसी पोजीशन में रहना मुझे अच्छा नहीं लगता कि हमारे पास कंट्रोल नहीं है, हमारे पास कोई उस जो चीज हम करना चाहते हैं उसको हम डिसाइड नहीं कर पा रहे अपने तरीके से। और रोमन रेंस को वो चीज बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगती, लेकिन वो अपने आप को द गोट्स बुलाते हैं, वी द वंस बुलाते हैं, और वो दिखाना चाहते हैं कि अभी भी हम ही हैं टॉप पे। लेकिन जिमी ऊसो क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे रोमन रेंस को, वो पूछते हैं क्या ये सब बातें जो तू बोल रहा है सच है भी, क्या हम एक्चुअली द वंस हैं भी, बिकॉज हम भी हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है और हमें हेल्प चाहिए, और हमें एक ऐसे बंदे की हेल्प चाहिए जिसको मैं लेके आ सकता हूं। और सारे लोग यीट चैंट करते हैं, और रोमन रेंस के मुंह से सिर्फ 2 वर्ड्स निकलते हैं, नो यीट, यानी कि वो क्लियरली मना कर देते हैं कि जे ऊसो तो हमें चाहिए नहीं। लेकिन उसके बाद जिमी ऊसो याद कराते हैं रोमन रेंस को कि कैसे अब पूरी ब्लड लाइन में सिर्फ वही बचे हैं, एक ही बंदा ऐसा बचा है जो आज की डेट में भी रोमन रेंस को एक्नॉलेज करता है। और वो वहां से चले जाते हैं, और रोमन रेंस को यहाँ पे एक काइंड ऑफ ऐसी वो बात बोल के चले गए कि सीधा उनके दिमाग में गई होगी चीज कि ये बात तो सही बोल के गया है भाई, और कोई है ही नहीं मुझे एक्नॉलेज करने वाला, तो मैं अपने आप को यहाँ पे आके ओरिजिनल ट्राइबल चीफ किस बारे में बोल रहा हूँ। और ये पूरी स्टोरी आज इसी के अराउंड रिवॉल्व हो रही थी कि क्या रोमन रेंस को ये रियलाइज होगा कि हमें अब हेल्प की जरूरत है, और वो हेल्प अगर कहीं से सबसे पहले आएगी तो वो जे ऊसो की तरफ से आ सकती है। और उसके बारे में हम बात करेंगे, बिकॉज मेन इवेंट में भी इसका एक और बड़ा हिंट हमको मिला। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच हुआ, एले नाइट वर्सेस कार्मेलो हेज। और ये मैच जबकि ऑब्वियसली बढ़िया ही होने वाला था, ऐसा लगता है कार्मेलो, अंड्राडे और एले नाइट के अलावा कुछ है नहीं, तो इतना यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के अराउंड बढ़िया सीन चल नहीं रहा। लेकिन मैच वाइज ये डिसेंट था काफी। अंड्राडे रिंग साइड में आ जाते हैं मैच के बीच में, और ये पूरी जो मैच की एंडिंग थी ब्लेम कर दी कार्मेलो हेज ने अंड्राडे के ऊपर कि भाई इसकी डिस्ट्रैक्शन और उसके वहां होने की वजह से मैं हार गया, बिकॉज एले नाइट बीएफटी लगाते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं, अपना टाइटल रिटेन कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ शॉकिंग नहीं था, लेकिन एक बार फिर से नेक्स्ट वीक अब अंड्राडे वर्सेस कार्मेलो हेज होगा 7th टाइम के लिए, और मे बी जो मैच जीतेगा उसको फिर से यूएस टाइटल का मौका मिलेगा। सर्कल्स में घूम रहे हैं गोल गोल हम इस टाइम पे, और यही हमें देखने को मिला। इसके बाद विमेंस टैग टीम टाइटल्स का मैच होने वाला था, लेकिन जैसे यहाँ पे एंट्रेंस स्टार्टिंग होती है तो आ जाते हैं रिंग के अंदर केविन ओवेंस, और वो माइक ले कहते हैं कि मेरे को यहाँ पे होना नहीं था, बिकॉज उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनको फाइन लगा दिया गया है। लेकिन वो कहते हैं कि सब लोग बोल रहे हैं मैंने कोडी पे टर्न किया, मैं बता दूं कि कोडी ने मुझ पे टर्न करा है, और वो सारा ब्लेम कोडी पे डालते हैं। उनका माइक कट ऑफ कर दिया जाता है, वो कोरी ग्रेव्स के कमेंट्री वाले माइक में बोलना स्टार्ट करते हैं, वहां पे भी आवाज कट ऑफ कर दी जाती है। सिक्योरिटी बाहर आ जाती है केविन ओवेंस को रोकने के लिए, और उसके बाद रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स भी यहाँ पे हमें देखने को मिले। तो कोडी पूरे गुस्से में पहले बाहर आते हैं कि भाई मैं तो मारना चाहता हूँ यहाँ पे केविन ओवेंस को, सिक्योरिटी भी उनको रोक रही है। और फाइनली रैंडी ऑर्टन बाहर आते हैं और वो केविन ओवेंस को रोकने की कोशिश करते हैं, बट केविन ओवेंस जो है भाई अपने इतने गुस्से में चल रहे थे कि रैंडी ऑर्टन को भी एक शॉट मार देते हैं, और उसके बाद रैंडी ने भी एक मुक्का मार के यहाँ पे केविन को नीचे गिरा दिया। तो टेंशंस वर हाई इन दिस सेगमेंट, और क्लियरली केविन ओवेंस का जो है भाई दिमाग क्रैक हो चुका है इस पॉइंट पे। ऐसा लग रहा है कि उनकी कोई अलग ही इंटेंशन है, क्योंकि यहाँ पे रैंडी ऑर्टन को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्यों केविन ओवेंस इतनी चीजें कर रहा है, किस तरीके से इसको ट्रीट
कर रहा है, इतना गुस्सा कहां से आ गया। और उसके बाद एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिलती है जहां पे रैंडी ऑर्टन कहते हैं कोडी रोड्स को कि भाई मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मैं केविन ओवेंस से बात करूंगा, तू जा अरीना छोड़, तू आराम कर। और ये दो चीजें यहाँ पे हमें इंटरेस्टिंग देखने को मिली। पहली कि इस पूरी सेगमेंट में रैंडी ऑर्टन ने भी कोडी रोड्स के टाइटल पे दोबारा हाथ रखा, तो एक चीज तो वो इंपॉर्टेंट थी। आपको पता ही है भाई रैंडी वर्सेस कोडी का मैच कभी भी होना ही है, तो वो WWE मेक श्योर कर रही है कि बीच बीच में डालते रहें। लेकिन उसके बाद निक ऑल्डिस ने एक बहुत कमाल की लाइन बोली यहाँ पे इस सेगमेंट के अंदर, और वो बोलते हैं रैंडी ऑर्टन को जब वहां से चले जाते हैं कोडी रोड्स कि भाई तू तो एक वॉइस ऑफ रीजन बन के रह गया है। और वो कहते हैं हु वुड हैव थॉट, किसने सोचा था कि रैंडी एक ऐसी पोजीशन में आ जाएगा जहां वो भाई बंदों को संभाल रहा है, इनके लिए सब कुछ कर रहा है, एक मम्मी पापा वाला रोल निभा रहा है, जबकि उसको खुद कुछ बड़ा करना चाहिए। तो निक ऑल्डिस भी उस बात से जो है बहुत ज्यादा शॉक थे। और इसके बाद एक और बैकस्टेज सेगमेंट के टाइम पे हमें देखने को मिलता है कि केविन ओवेंस ने रैंडी ऑर्टन को भी नहीं छोड़ा, उनको भी बैकस्टेज अटैक कर दिया। तो ये तो क्लियर हो गया इस पॉइंट पे कि ये रैंडी और केविन का कोई मिला जुला प्लान नहीं है, ये केविन ओवेंस अपना ही कुछ कर रहे हैं और कुछ और ही एंगल यहाँ पे चलाया जाएगा, या तो फाइनल बॉस के साथ या फिर कुछ और। लेकिन रैंडी ऑर्टन को भी अटैक कर दिया गया है और अभी इंटरेस्टिंग स्टोरी बनती जा रही है, बिकॉज ना ही सिर्फ कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस, बल्कि अब केविन ओवेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन की भी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट कर दी गई है। इसके बाद बात करते हैं तो ये मैच हुआ फाइनली फॉर द वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स, और लगता है सब इतना ज्यादा खिंच गया कि इनको 2 मिनट 15 सेकंड ही दिए गए सिर्फ, इससे ज्यादा था नहीं। जेड कारगिल बियांका बिलेयर ने हराया जकारा जैक्सन और लैश लेजेंड को फ्रॉम NXT, और यहाँ पे रिंग साइड पे थी चेल्सी ग्रीन, पाइपर निविन, जिनके साथ थोड़ा सा मैच ऐसा हिंट किया गया कि आगे हो सकता है, लेकिन कुछ भी खास यहाँ पे था नहीं। नाया जैक्स आती हैं रिंग में और वो बात करती हैं कैसे बेली के एफर्ट को वो रिस्पेक्ट देती हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपना एक मैच अच्छा पुट ऑन किया एट बैड ब्लड। लेकिन अब वो लिव मॉर्गन पे जाने वाली है एट क्राउन जूल शी विल एनाइलेट लिव मॉर्गन, जिस तरीके से उन्होंने बेली को भी एनाइलेट करा था बैड ब्लड में। और यहाँ पे आ जाती हैं बाहर नयोमी और वो बोलती हैं कि टिफनी स्ट्रैटन नहीं होती तो नाया जैक्स कभी मैच नहीं जीतती, वो भी चैंपियन नहीं होती हैं। तो नाया जैक्स तो सीधा यहाँ पे नयोमी को चैलेंज ही कर देती है एक मैच के लिए कि आजा भाई मैच लड़ते हैं हम, और उसके बाद यहाँ पे रेफरी को बुलाया जाए और हम आज देख लेते हैं कि कौन बेटर है। लेकिन लिव मॉर्गन आ जाती हैं बाहर यहाँ पे रेफरी की जगह, और उनके साथ ऑब्वियसली डोमिनिक मिस्टीरियो भी थे। और यहाँ पे बात करी जा रही है कि कैसे लिव मॉर्गन, जबकि यहाँ पे अटैक करने के लिए फिर बात करने आई थी नाया जैक्स से, लेकिन वो ऑलरेडी बिजी है किसी सिचुएशन में, तो वो कहती है हम कुछ नहीं करेंगे, रिंग साइड पे बैठ के मैच देखेंगे। तो ये मैच होता है और ऑब्वियसली यहाँ पे रिंग साइड पे कलेश तो होना ही था। तो भाई हमें यही चीजें देखने को मिली। इंटरफेरेंस एक पॉइंट पे जब टिफनी हेल्प करने वाली थी अपने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस से, रकेल रॉड्रिगेज जो वहां पे थी वो ब्रीफकेस उनका छीन लेती हैं, और इसी ब्रीफकेस का यूज करके लिव मॉर्गन ने अटैक करा नाया जैक्स को। और एक काफी सरप्राइजिंग रिजल्ट भी यहाँ में देखने को मिल गया कि एक्चुअली में नाया जैक्स इस मैच को हार गई, जी हाँ, और नयोमी ने उनको पिन भी कर दिया इन द मिडल ऑफ द रिंग। और मैच के बाद देखने को मिलता है कि यहाँ पे अटैक कंटिन्यू है, भाई सब कुछ चल रहा है, लेकिन रिया रिप्ली आती है बाहर और इस पूरी जजमेंट डे को जो है अटैक करना स्टार्ट कर देती है, उनको अपर हैंड दिया गया। ऑनेस्टली बात मैं बोलूंगा, जबकि WWE कोशिश कर रही है फ्यूड्स को अच्छा बनाने के लिए, बाकी सारी चीजें करने के लिए, लेकिन ये क्राउन जूल की वजह से जो जबरदस्ती कोडी रोड्स वर्सेस गुंथर है, अब कोडी रॉ पे जाएंगे, लिव मॉर्गन स्मैकडाउन पे आ रही है, ये आउट ऑफ नोवेयर हो रहा है। और वो स्टोरी लाइन कभी भी उतनी अच्छी नहीं बनती उस केस में, बिकॉज जजमेंट डे के साथ और बहुत सारी चीजें करी जाती थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली वाली फ्यूड को भूल नहीं रहे, और जहां पे लिव मॉर्गन है वहां पीछे पीछे रिया रिप्ली भी चेस कर रही है। इसके बाद बात करते हैं तो ये फाइनली हमारा मेन इवेंट हुआ इस शो का, जहां पे सोलो सिकोआ लड़ रहे थे विद जिमी ऊसो, और ये मैच WWE ने एकदम ही कर दिया, स्मैकडाउन पे एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन बढ़िया है बिकॉज इसके अलावा ये मैच और होगा भी कहां पे भाई। तो यहाँ पे मैच काफी अच्छा था, और रिंग साइड पे टामा टोंगा हैं, जेकब फाटू हैं, जो कि सोलो सिकोआ की हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं हमेशा। लेकिन जिमी ऊसो वाज अ वन मैन शो इस पॉइंट पे, इतने बढ़िया तरीके से उन्होंने मैच लड़ा, इतने बढ़िया तरीके से उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी, और इतने क्लोज आ गए वो इस मैच को जीतने के लिए भी। लेकिन एट द एंड यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस जो थी और इंटरफेरेंसेस जो थी वो जिमी ऊसो के अगेंस्ट काम करी, और उन्हीं के चलते यहाँ पे सोलो सिकोआ ने सोलो स्पाइक मारा एंड ही आल्सो डिफीटेड जिमी ऊसो। तो अपने रिटर्न के बाद पहले ही मैच में पिनफॉल तो उन्होंने जरूर लिया, लेकिन मैच के बाद उन पे अटैक कंटिन्यू करा जाता है और बाहर आ जाते हैं रोमन रेंस यहाँ पे सोलो से लड़ना स्टार्ट करते हैं, और एक बार फिर से ब्रॉल हो जाती है पूरी ब्लड लाइन की। लेकिन अपर हैंड आज दिया गया इस नई ब्लड लाइन को, हील ब्लड लाइन को, बिकॉज सोलो सिकोआ ने रोमन रेंस को स्पाइक भी मारा। एक बार फिर से यहाँ पे जो है जेकब फाटू ने रोमन रेंस को भी डिस्ट्रॉय किया, और इस तरीके से हमें एंडिंग देखने को मिली स्मैकडाउन की कि रैंप पे खड़ी है नई ब्लड लाइन, सोलो सिकोआ और ये सब, और दूसरी तरफ रिंग में जिमी ऊसो एक रोमन रेंस को बोल रहे हैं, जो कि अपना अटैक पूरा सेल कर रहे हैं कि वी नीड हेल्प, वी नीड
हिम। और क्लियरली इस तरीके से बता दिया गया है कि कैसे जे ऊसो की रिक्वायरमेंट है। अब प्रॉब्लम ये है कि जे ऊसो को कैसे मनाया जाएगा, बिकॉज जिमी के दिमाग में उनको लग रहा है कि ये तो बहुत आसान काम है, लेकिन क्या ये उतना आसान काम है या फिर नहीं, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। तो ये था आपका स्मैकडाउन का रिव्यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने ओपिनियंस इस शो के बारे में मुझे कमेंट्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।